मेरा नाम शाज़िया है और मेरा शौहर सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। मैं रात भर वो वाली वीडियो देखती रहती हूँ, जिनको देखने से मेरी ख्वाहिशात में रोज़ इजाफ़ा होता रहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूँ। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक निहायत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पर 24 साल का लगता है, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी साख को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मौजूद नहीं है, तो क्यों ना इससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, जो शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी ज़रूरत पूरी करने का फ़ैसला किया। एक दिन मैं इंतहाई खूबसूरत लिबास पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है। मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ न सकी। मैंने कहा, ठीक है, फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा शौहर सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत सी रुकावट के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने शौहर की मौजूदगी को सही मायने में महसूस किया था। मेरी शादी 32 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे 12 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही नाजेबा वीडियो देखने के आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती हैं, लेकिन उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए ख़ुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश में इजाफ़ा हो गया। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता वो मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज़्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफ़ी वक्त तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दिया। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। मैं अपने शौहर को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी आर्जी साबित हुई, क्योंकि शादी के चंद दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर सऊदी अरब में नौकरी करता है। वो वहाँ ड्राइवरी करता है, इसलिए उसे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलीं। जब मुझे ये पता चला कि 1 महीने बाद वो दोबारा सऊदी अरब चला जाएगा, तो मैं परेशानी में मुब्तला हो गई और फ़ौरन रोने लगी। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अगर आपने सऊदी अरब में ही रहना है तो शादी क्यों की? मेरे शौहर ने जवाब दिया कि मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। जब तक मेरा कोई भाई पढ़ लिख कर अपने कारोबार का आगाज़ नहीं करता, तब तक घर के निज़ाम को चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं यहाँ पर ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन मैं उतने पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए मैं सऊदी अरब चला गया। उसने कहा कि मैं सऊदी अरब में इतनी कमाई करता हूँ कि घर में कभी माली तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। उसने जवाब दिया कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा वहाँ कोई अपना घर नहीं है और किराया बहुत ज़्यादा है। हम 10-15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर उसने कहा कि वो साल में 1 बार आता है और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी सादगी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया था। मेरे शौहर की शख्सियत संजीदा थी
ना ही उसने कभी मुझसे खुलकर बात की, ना ही अपनी मुश्किलात का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र का दामन थामे रखा। मेरे शौहर ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वो घर के काम करवा सकें। मेरे रोने और नाराज़ होने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो सऊदी अरब चला गया। मैं फिर से तन्हाई में रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और शौहर के साथ गुजारे हुए दिन याद आने लगते थे। सारा दिन गुजर जाता था, लेकिन शौहर से कोई राब्ता नहीं होता था। रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए वो वीडियो कॉल करता और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। अलबत्ता मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी ही सो जाती थी, जिसके नतीजे में मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक हसीन लड़का था, जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात होते ही मैं अपने मोबाइल पर अंग्रेज़ी फ़िल्म देखने लगी। वो फ़िल्म काफ़ी बोल्ड थी और देखते देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे जहन में वो तमाम मंजर चल रहे थे जो मैंने गुजरती रात में उस फिल्म में देखे थे। मैंने किचन में कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम के दौरान भी वही मंजर मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल चाहा कि वही मंजर मैं दोबारा देखूं। मैं हर चीज़ से बेखबर होकर उसे देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वो भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं कुछ घबरा गई, लेकिन वो सीधा हो गया और कहने लगा, क्यों भाभी, खाना तैयार हो गया है तो जल्दी से रोटी भी बना दो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, बस मैं बनाने ही लगी थी। मैंने फ़ौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वो मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वो रोज़ाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा कि वो शाम की चाय मेरे कमरे में ही पिएगा। आजकल लाउंज में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खाना भी वहीं पर मंगवाया करती थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी तमाम यूट्यूब हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस किस्म की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी ये हरकत नागवार गुजरी। वो होता कौन था? मेरे मोबाइल की जांच पड़ताल करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल उसके हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया। चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके सवाल पर मैं कुछ हिचकिचाते हुए महसूस करने लगी। मैंने जवाब दिया कि आपका क्या मतलब है? तो उसने वजाहत की कि आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं या रोमांटिक। मैं उस वक्त कुछ शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वो उस दिन मेरे मोबाइल पर वो मंजर देख चुका था। मैंने खामोशी इख्तियार की तो वो खुद ही कहने लगा कि मुझे तो रोमांटिक मूवी पसंद है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि अंग्रेज़ी फिल्मों की तो बात ही कुछ और है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। इसके इस सवाल पर मैंने गौर से देखा तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि देवर और भाभी के दरमियान दोस्ती तो चलती ही है। और वैसे भी आप मुझे बहुत पसंद हैं और आपके शौहर ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पियो। बेशक मैं एक रोमानवी नौवियत की लड़की थी, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने शौहर के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर इस किस्म की बातें करने वाला होता कौन था? मैंने इंतहाई सख्त लहजे में अपने देवर को वहाँ से जाने को कहा तो उसने फ़ौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना झिझक मुझसे बात किया करता था।
अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से भाभी भाभी की आवाज़ लगाना शुरू की। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बगैर दस्तक दिए ही कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वो अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी जान ज़रा इधर आइए ना, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, बराए कर्म इसे जल्दी से लगा दें, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसके शर्ट के बटन लगाने लगी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं उस वक्त सांस लेना भूल गई जब उसने मेरे चेहरे के सामने आती हुई मेरी आवारा लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया था। मैं अचानक डरकर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो आपकी आंखों के सामने आ रही लट को हटा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया और अपने कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से कतराने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रों की शिद्दत मेरे चेहरे पर पड़ रही है। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायज़ा लिया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वो खुली हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती भी नहीं हूँ। फिर जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वो मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, मगर वो नींद में इतने खर्राटे ले रही थीं कि मैं वहाँ सो न सकी। इसलिए मुझे मजबूरन अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरा देवर मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी आपको भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर वो बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी, भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी। उसके इस बेतुके सवाल से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। वो मेरी बात सुनकर वहाँ से चला गया। अगले रोज़ आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये किस तरह की बेअदबी है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वो मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आप सोती हुई बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे उस पर शदीद गुस्सा आने लगा और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी अम्मी से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मैंने आँख खोल कर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोऊंगी तो ऐसा होना तो मुमकिन था, और वैसे भी तुम्हारा शौहर यहाँ मौजूद नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा भाभी जान। उसकी बेतकल्लुफ़ भरी गुफ्तगू ने मुझे गुस्से में मुब्तला कर दिया था। इससे पहले कि मैं बेड से उठती, वो बेशरम मुझे अपने हिसार में ले चुका था और फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा कि दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है और तुमने ये दरवाज़ा मेरे लिए ही तो खोल कर रखा था, अब क्यों इतनी नेक पारसा बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ। मैं तो अपने देवर को अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, लेकिन ये हकीकत है कि देवर आग होता है और उससे दूरी इख्तियार करनी बहुत ज़रूरी होती है। उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ।
उसने अपना काम मुकम्मल किया और मुझसे कहा कि अगर दोबारा कभी मूड बन जाए तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, जिना किया है मेरे साथ, ये हराम है, खुदा तुम्हें बर्बाद करेगा। उसने कहा कि जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वो सब क्या है भाभी जान, आंखों का जिना तो तुम भी करती हो, मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया। ये कहकर वो तो चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है। अगले रोज़ मैं बगैर बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि ये बात अपने शौहर को बता दूं। मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि अचानक अगले दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज़्यादा आज़ाद नहीं रखना चाहिए था, और अगर तुमने ये बात अपने शौहर को बताई तो वो तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें ही बद किरदार कहेगा। इसलिए इस बात को यहीं पर दबा दो। और मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने शौहर से दरख्वास्त करूं कि वो मुझे सऊदी अरब बुला ले ताकि मैं वहां उसके साथ रह सकूं। मैंने इस मशवरे पर अमल किया और अपने शौहर से कहा कि अगर वो मुझे सऊदी अरब नहीं बुलाते तो मैं तलाक लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरे शौहर ने मेरी दरख्वास्त कबूल की और मुझे सऊदी अरब बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और दोबारा इंडिया वापस आने का इरादा छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीलियां उस वक्त आईं जब मैंने अपने ख़यालात को पाकीज़ा महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर गमज़दा हूँ, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल से तमाम नापसंदीदा वीडियो और मूवीज़ को हटा दिया। धीरे धीरे वक्त गुज़रा। मेरे देवर की शादी का भी वक्त आ गया। जब मेरे शौहर इंडिया जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और मैं यहीं पर रहकर उनका इंतज़ार करूंगी। मेरे शौहर अकेले ही इंडिया गए, लेकिन वो वहाँ सिर्फ 1 हफ्ते ही रह पाए। वो जल्दी ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वो वापस आ गए। फिर 6 महीने बाद हमें खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया था, आज मेरे खुदा ने उसे सबक दे दिया है। मैंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। फिर कुछ अरसे बाद मेरे रब ने मुझे औलाद से नवाजा। मेरे यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए और मैंने उनकी बेहतरीन तरबियत की। इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ और अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नौकर जोर लगा लगा कर मेरी मसाज किया करता था। मैं उसे पैसे पकड़ाती तो कहता रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूँगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। जैसे जैसे वो मसाज करता वैसे वैसे मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती थी। एक दिन मौका पाकर नौकर ने अपने तेल से सना हुआ हाथ मेरी उस जगह पर रखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम संजना है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते रहते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब भी मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहा करती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर ये सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आता था और वो कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टरी वोक्टरी तो तुम बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक साधु के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, मगर इसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज़ दो कि उसका बाप शादी के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाए। उस साधु ने मेरी माँ से 2000 रुपये लिए और ऐसा तावीज़ दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फ़ौरन ही मान गया। ये रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था
और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। ये सुनकर मेरे बाप ने उनसे शादी के लिए फ़ौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसलिए वो सुबह से शाम तक बिजी रहता। मैं उसके घर गई तो ये ऐशो आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थीं, मगर उसकी एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। वो नौकर मुझसे कहने लगा कि मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह समझते हैं। ये सुनकर मैंने भी उसे ख़ास अहमियत देना शुरू कर दी। वो एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका हुआ देखा तो कहने लगा कि आप लेटी रहो, थक गई होगी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पैर दबाए थे। इसलिए मैंने फ़ौरन मना कर दिया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पराया मर्द मुझे छुए। ये सुनकर वो चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। शायद वो पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल की थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि ये नौकर तो काफ़ी जवान और ख़ूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाने चाहिए थे। शायद मेरे पति को ये बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कही। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वो इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। ये देखकर वो नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूँगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई। वो नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। ये देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पर्स खोला और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। ये देखकर वो शर्माने लगा, मालकिन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। ये सुनकर उस नौकर ने मुझसे उन पैसों को लिया और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसों का लालच आ गया था, इसलिए वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आपके पैर दबाता रहूँगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवा लेती थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वो नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकरों को परख लिया था। वो मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थीं, मगर वो झूठी और बेईमान थीं। वो मुझसे जो बात सुन लेती थीं, उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थीं, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नज़रें झुकाकर रखता था।
वो मेरे जिस्म को हाथ लगाता मगर उसकी नीयत ख़राब न थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को जब भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। ये सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ये सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत यही थी, मुझे रोज़ रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं उससे इनकार कर दूंगी ताकि मुझे नींद न आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहा धोकर खूब तैयार हुई और सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा, मालकिन मैं मालिश कर दूं क्या? मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह में जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या? ये सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को ज़रूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए। ये सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं रात भर उसका इंतज़ार करती रही मगर वो सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़े पहने हुए थे मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने अभी जेवरात पहने हुए थे। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ये सोच कर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालिश कर दो। ये सुनकर वो बिस्तर पर आ गया और मुझे मालिश देने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक से घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर मैं बरस पड़ी। मैंने अपने पति से कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले थे और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था? मैं उलझन की शिकार हो गई। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है इसलिए देर हो जाएगी मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतज़ार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हो क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाओ क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई थी तो वो मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतार कर वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी। तभी तो रात होते ही वो मालिश के लिए तड़पने लगी थी।
लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज़ कर दिया था, इसलिए आज वो मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफ़ी मांग ली, क्योंकि वो भले ही नौकर था, मगर वो एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वो नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, इसलिए आपको हक है, आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर पर आए थे। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वो मेरे पति के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही रहा। मेरे नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता ना चले। इसी दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज़ अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता और मुझे थकान भी हो जाती। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि ऐसे निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं पूरी तरह से घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने ये निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर पैर रख दिया। नौकर मुझे मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई।
सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से उस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि ये निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे ये बात अपने पति को बता देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वो उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है मेरे साथ और तुम्हें उसी की सज़ा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया। मैं काम में बिजी रहता था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि ये निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी। वो मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज़ आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए हों, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहाँ मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर पर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वो कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई और ये निशान क्यों थे, ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम क्यों लगाए थे। ये देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने लग गई। ये मेरे जिस्म पर कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम विजय है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की ज़ुबान से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूँगा जब वो डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं भी इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने में लग गया। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कज़िन की शादी में जाना था, इसलिए मैं शहर से बाहर चला गया। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया, ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था, ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके। क्योंकि तुम मेरी थी, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? ये सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। ये सुनकर वो हंस दिया और कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ इन्फेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने पूरे 1 साल तक उसे सज़ा देने के बाद फिर माफ़ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रागिनी अपने बॉस मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगाजल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा। रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमज़ोरी दोनों अच्छे से समझती थी। वो मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वो आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का पूरा मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का ये पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। मुकेश को अपने से 15 साल छोटी रागिनी का स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे। इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार को प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वो चाहता था कि अगली बार जब वो रागिनी के साथ हो तो वो अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। उसे ये भी पता था कि उसकी ये मुराद इतने सालों से इसलिए नहीं पूरी हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़्यादातर लड़कियां इसके ख़िलाफ़ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वो दिन याद है जब वो 8वीं क्लास में था और एक हॉस्टल में रहता था। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार ज़बरदस्ती की थी। तो मुकेश को कितनी तकलीफ़ हुई थी वो उसे आज तक याद है। मुकेश चाहता था कि जब वो अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो तब रागिनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागिनी को भी उसमें उतना ही आनंद आए कि वो भविष्य में भी उसके लिए राज़ी हो और अपनी इच्छा जताए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रागिनी एक 30 साल की शादीशुदा महिला है। उसका पति राघव पुलिस में हैंड कांस्टेबल है। रागिनी एक आकर्षक बदन की भरी पूरी महिला है जो दिखने में 20 से 22 साल की लड़की जैसी लगती है। 5 फीट 4 इंच ऊंचा कद, गठीला बदन, खूबसूरत होंठ, काले लंबे घने बाल और मनमोहक मुस्कान। उसका एक बेटा भी था जो 7 बरस की उम्र में ही स्वर्ग सुधार गया था। इस हादसे से रागिनी को बहुत बड़ा आघात लगा था। इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हो पाई। राघव, उसका पति, शराब का आदी था और रागिनी को केवल एक चीज़ की तरह इस्तेमाल करता था। उसकी आवाज़ में कठोरता और व्यवहार में रूखापन था। वो रोज़ाना शाम को घर लौटने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। पुलिस में होने के कारण उनका मोहल्ले में भी काफ़ी प्रभाव था। शराब पीने और अन्य अश्लील फिल्में देखने का आदी था जो उसे अपने पड़ोस में ही आसानी से मिल जाया करती थी। रोज़ शराब पीकर वो घर आता था और फिर खाना खाने के बाद किसी भेड़िए की तरह रागिनी पर टूट पड़ता। ना चाहते हुए भी रागिनी को ये सब सहना पड़ता था। यही उसकी रोज़मर्रा की दिनचर्या थी। बेचारी रागिनी का काम सिर्फ निर्देशानुसार लेट जाना होता था।
राघव बिना किसी प्यार मोहब्बत के उसके साथ संबंध बनाता, जो कई बार रागिनी को अत्याचार जैसा लगता था। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती थी और ना ही उसकी राय ली जाती थी। वो अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी होने के कारण वो एक आदर्श पत्नी का धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास अपना बेटा तो था, जिससे वो हर दुख बांट लिया करती थी और अपना वक्त गुजार लेती थी। पर उसके जाने के बाद वो तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। रोज़ रात को तो वो अत्याचार ही करता था। ना कोई प्यारी बातें, ना कोई प्यार का इजहार, बस सीधा शारीरिक संबंध बनाना। रागिनी को इस प्रकार से बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि पति घर में भी बड़ा अधिकारी होता है। इससे रागिनी को महीने में कुछ दिन राहत मिलती थी, जब मासिक धर्म के कारण राघव कुछ नहीं कर पाता था। राघव की एक बात अच्छी थी कि वो पुलिस वाला होने के बावजूद भी पराई औरतों या और किसी महिला के पास नहीं जाता था। रागिनी एक निजी कंपनी में काम करती थी। वो एक मेहनती और ईमानदार महिला थी, जिससे उसका बॉस बहुत खुश रहता था। उसका बॉस 45 साल का सेवानिवृत्त फौजी अफसर था। वो भी शादीशुदा था और एक दयालु व्यक्ति भी था। कई दिनों से वो देख रहा था कि रागिनी कुछ बुझी बुझी सी उदास रहती है। फौज में उसने औरतों का सम्मान करना सीखा था। उसे पता था कि रागिनी का बेटा नहीं रहा, फिर भी उसका दुखी चेहरा उसे परेशान करता था। वो उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। वो उसके स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी ओर रागिनी अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद भी वो सबसे इज्जत के साथ बात करता था और अपने कर्मचारियों की छोटी बड़ी ज़रूरतों का भी ध्यान रखता था। सिर्फ रागिनी ही नहीं, ऑफिस का सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। एक दिन जब सबको महीने की तनख्वाह दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी। सब पैसे लेकर घर चले गए। बस रागिनी हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब ये काम ख़त्म हो गया तो वो बॉस के केबिन में उनके हस्ताक्षर लेने गई। बॉस, जिसका नाम मुकेश है, उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने रागिनी को बैठने को कहा और उसकी तनख्वाह उसे देते हुए उसके काम की सराहना की। रागिनी ने झुकी आंखों से धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। मुकेश ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने स्नेहपूर्वक पूछा कि वो इतनी गुमसुम क्यों रहती है। क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या और कोई समस्या है? रागिनी ने सर हिलाकर मना किया, पर कुछ नहीं बोली। मुकेश को लगा कि ज़रूर कोई ऑफिस की ही बात है और रागिनी उसे बताने में संकोच कर रही है या फिर डर रही है। उसने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बिना डरे उसे सब कुछ बता सकती है। रागिनी कुछ नहीं बोली और सर झुकाए बैठी रही। मुकेश उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुकेश ने उसके गालों से आंसू पोंछे और उसे बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया। उस समय रागिनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और मुकेश उसके सामने खड़ा था, इसलिए रागिनी का सर मुकेश के पेट से लगा हुआ था और मुकेश के हाथ उसकी पीठ और सर को सहला रहे थे। रागिनी अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और मुकेश उसे रोने दे रहा था ताकि उसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई और अपने आप को मुकेश से अलग कर लिया। मुकेश उसके सामने कुर्सी लेकर बैठ गया और पास के जग से एक गिलास पानी रागिनी को दिया। पानी पीने के बाद रागिनी उठकर जाने लगी तो मुकेश ने उसे बैठे रहने को कहा और बोला कि अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है, वो क्यों रोई, उसे क्या तकलीफ है? रागिनी ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि किस तरह उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गांव के कठोर शराबी व्यक्ति के साथ करा दी गई थी
जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसके घर वालों ने सोचा था कि पुलिस वाले के साथ उसका जीवन आराम से बीतेगा और वो सुरक्षित भी रहेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो अच्छा इंसान नहीं निकला तो उसका क्या होगा। रागिनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने जीवन की कड़वाहट भी बता डाली। उसने मुकेश को बताया कि उसका पति उसके शरीर को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचता। वो किसी भी प्रकार के स्नेह या प्रेम के बिना ही उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। जब उसने अपने 7 साल के बेटे के मरने के बारे में बताया तो वो फिर से रोने लगी। उसने बताया कि कैसे उसके घर वाले उसके बेटे के मरने के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं, कैसे उसका पति एक और बच्चे के लिए उस पर दबाव डालता है और अपने दोस्तों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाता है। मुकेश आराम से उसकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में उसका सर या फिर पीठ सहला रहा था। 1-2 बार उसने उसे पानी भी पिलाया, जिससे रागिनी का रोना थोड़ा कम हो गया और उसकी हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसने सारी बातें बता दी जो एक महिला आम तौर पर किसी अजनबी पुरुष के सामने नहीं बताती। रागिनी को अब एक आज़ादी सी महसूस हो रही थी और उसका बरसों से भरा हुआ मन हल्का हो गया था। अपनी सारी कहानी सुनाते हुए रागिनी अचानक खड़ी हो गई और मुकेश के सीने से लिपट गई और फिर से रोने लगी, मानो उसे ये सब बताने की गलती महसूस हो रही हो। मुकेश ने उसे सीने से लगाए रखा और पीठ सहलाते हुए उसको तसल्ली देने लगा। रागिनी को एक प्यार से बात करने वाले मर्द का स्पर्श अच्छा लग रहा था और वो मुकेश को जोर से पकड़कर लिपट गई। मुकेश को भी अपने से 15 साल छोटी लड़की का स्पर्श अच्छा लग रहा था। वैसे तो उसके मन में कोई खोट नहीं थी और ना ही वो रागिनी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। फिर भी वो चाह रहा था कि रागिनी उससे बस ऐसे ही लिपटी रहे। थोड़ी देर बाद रागिनी ने थोड़ी ढील दी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होंठ मुकेश के होंठों पर रख दिए। शायद ये उसके धन्यवाद करने का तरीका था कि मुकेश ने उसके साथ इतनी सहानुभूति बरती थी। मुकेश थोड़ा अचंभित था। वो सोच ही रहा था कि क्या करे। जब रागिनी ने ऐसा किया तो वो सफल भी हो गई। इस तरह उसने मुकेश को अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित कर लिया था। मुकेश ने रागिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसने पहले कभी किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया और वो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। अब तो रागिनी को मुकेश पर और भी ज़्यादा प्यार आया था। वो बोली, आप थोड़े ही मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। मैं ही आपको अपना प्यार देना चाहती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, वरना कोई और तो खुशी खुशी मेरी इज्जत लूट लेता। मुकेश ने पूछा कि वो क्या चाहती है। तो इस पर रागिनी बोली, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहाँ पर बात करेंगे। ऑफिस का एक कमरा बतौर गेस्ट रूम इस्तेमाल होता था, जिसमें बाहर से आने वाले कंपनी के अधिकारी रहा करते थे। उधर रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। रागिनी मुकेश का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और मुकेश के साथ फिर से लिपट गई। सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था और मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खामोशी से खड़ा रहा। रागिनी आगे बढ़ती चली गई। रागिनी का हमला ऐसा था, उसने मुकेश को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसका सारा गंगा जल रागिनी के ऊपर ही बरस गया। मुकेश अपनी जल्दबाजी से शर्मिंदा था और रागिनी को सॉरी कहते हुए बाथरूम की तरफ भागा। रागिनी एक समझदार लड़की थी और आदमी की ताकत और कमज़ोरी दोनों अच्छे से समझती थी। वो मुकेश के पीछे पीछे बाथरूम में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मुकेश शर्मीला सा खड़ा था। रागिनी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया। मुकेश फिर से वो आनंद महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद रागिनी का मुंह जैसे किसी मक्खन से भर गया, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और पूरा निगल गई। दिन के करीब 1:30 बज रहे थे। दोनों को घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि ऑफिस शाम 5 बजे तक का था और वैसे भी उन्हें ऑफिस में लगभग रोज़ ही देर हो जाया करती थी।
आम तौर पर वो रोज़ ही लगभग 7 बजे तक ही निकल पाते थे। दोनों न जाने कब सो गए पता ही नहीं चला। करीब 1 घंटा सोने के बाद मुकेश की आंख खुली तो उसने देखा रागिनी दोनों के टिफ़िन खोलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने अपने आप को तौलिए से ढक रखा था। मुकेश ने अपने ऑफिस की अलमारी से विस्की की बोतल और फ्रिज से कुछ आइस क्यूब निकाली और दोनों के लिए गिलास बनाया। रागिनी ने कभी शराब नहीं पी थी, पर मुकेश के जिद करने पर उसने ले ली। पहला घूंट उसे बहुत कड़वा लगा, पर फिर वो धीरे धीरे पी गई। दोनों ने फिर घर से लाया हुआ खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों लेट गए। मुकेश के लिए किसी पराई स्त्री को छूने का ये पहला अनुभव था। कुछ पाप बड़े ही आनंद देते हैं। रागिनी का स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। रागिनी एक मलयाली लड़की थी जो नहाने के लिए किसी साबुन का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो अपने शरीर पर पारंपरिक मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी, जिससे उसकी काया बहुत चिकनी और स्वस्थ थी। वो अपने बालों में रोज़ नारियल तेल से मालिश किया करती थी, जिससे उसके बाल काले और घने थे। इन मामलों में वो पुराने ख्यालों की थी। उसके पुराने विचारों में अपने पति की आज्ञा मानकर उसकी इच्छा पूर्ति करना भी शामिल था। यही कारण था कि इतने दिनों से वो अपने पति का अत्याचार सहे जा रही थी। मुकेश रागिनी को पाकर बहुत खुश था। उसे रागिनी के पति पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी सुंदर पत्नी को प्यार नहीं करता है। एक बार फिर से वो दौड़ चला और वही हुआ जो अनैतिक था और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी दोनों के बीच हो रहा था वो पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि रागिनी अपने पति के अत्याचारों से तंग थी और वहीं दूसरी ओर मुकेश के जीवन में भी प्यार की बहुत कमी थी। जो भी हो रहा था वो दोनों की मर्जी से हो रहा था, तो हम भी उसे होने देते हैं। कहते हैं कि जब इंसान अपने शिखर को प्राप्त करने वाला होता है तो वो जानवर बन जाता है। ऐसा ही कुछ हाल मुकेश का भी हो रहा था। इस समय वो एक सभ्य पढ़े लिखे इंसान से अनपढ़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला जानवर बन गया था। थोड़ी ही देर में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो जोर से गुर्राते हुए रागिनी के ऊपर ही ढेर हो गया। मुकेश कपकपा रहा था और कुछ ही देर में वो शांत हो गया और एक बेजान लाश की तरह रागिनी की साइड में लेट गया। मुकेश ने ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं देखा था। वो पूरी तरह से निढाल हो चुका था। उधर रागिनी भी परम सुख की अनुभूति कर चुकी थी। उसने भी अपने जीवन में इस तरह का भूचाल पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे, मानो एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे हों। मुकेश ने रागिनी से कहा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने तुमसे असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे माफ़ कर दो। रागिनी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और रही बात ऐसी भाषा और अभद्र व्यवहार की, तो ये तो वो पल थे जिन पलों में भाषा जितनी अभद्र हो उतनी ही मन को सुख देने वाली होती है। फिर दोनों मुस्कुरा पड़े। घड़ी में शाम के 6 बजने लगे थे। उन्होंने करीब 6 घंटे तक एक दूसरे का साथ दिया था। मुकेश ने रागिनी से पूछा कि अब अगली बार हम कब साथ होंगे। इस पर रागिनी बोली, इसी शुक्रवार का प्लान करते हैं। मुकेश अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। वो चाहता था कि अगली बार जब वो रागिनी के साथ हो तो वो अपनी सबसे पुरानी इच्छा को पूरा कर पाए। वो बहुत सालों से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी कारण से बात नहीं बन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद रागिनी उसे खुश करने के लिए इस बात पर राज़ी हो जाएगी। उसे ये भी पता था कि उसकी ये मुराद इतने सालों से इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़्यादातर लड़कियां इसके ख़िलाफ़ होती हैं। उनके इस दर्द का कारण भी खुद आदमी ही होते हैं, जो इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर बैठते हैं और लड़की के बारे में नहीं सोचते। मुकेश को वो दिन याद है जब वो 8वीं कक्षा में था और एक हॉस्टल में रहता था। तभी एक 11वीं क्लास के एक बड़े लड़के ने उसके साथ एक बार ज़बरदस्ती की थी, तो मुकेश को कितनी तकलीफ़ हुई थी वो उसे आज तक याद है।
मुकेश चाहता था कि जब वो अपने मन की इतनी पुरानी मुराद पूरी कर रहा हो तब रागनी को भी आनंद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है रागनी को भी इसमें उतना ही आनंद आए कि वो भविष्य में भी उसके लिए राजी हो और अपनी इच्छा जताए। मुकेश यही सोच रहा था कि इस क्रिया को किस तरह रागनी के लिए आनंददायक बनाया जाए। उधर रागनी भी मुकेश के ख्यालों में गुम थी। उसे बार बार मुकेश के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वो जल्दी से जल्दी फिर से उसका साथ पाना चाहती थी। मुकेश से मिले हुए उसे 10 दिन हो गए थे। उस सुनहरे दिन के बाद से वो फिर मिले नहीं थे। मुकेश को किसी काम से कानपुर जाना पड़ गया था, पर वो कल ऑफिस आने वाला था। रागनी सोच नहीं पा रही थी कि अब ऑफिस में वो मुकेश से किस तरह बात करेगी या फिर मुकेश उससे किस तरह पेश आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम इंसान की तरह वो इसको इग्नोर करेगा। कई मर्द जब किसी लड़की की अस्मत पा लेते हैं तो उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और कुछ तो उसे नीचा भी समझने लगते हैं। रागनी कुछ असमंजस में थी। लालसा, डर, आशंका, उत्सुकता और खुशी का एक अनोखा मिश्रण उसके मन में हिलोरे ले रहा था। रागनी ने सुबह जल्दी उठकर खुद को अच्छी तरह से तैयार किया। उसने उपटन लगाया और काफ़ी देर तक अच्छे से स्नान किया। उसने उस दिन हल्के ग्रीन रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बालों में चमेली का गजरा और आंखों में हल्का सा सुरमा, लाल रंग की चूड़ियाँ, गले में हार, कानों में बालियाँ और उंगली में अंगूठियाँ पहनकर वो ऐसी तैयार हुई थी मानो आज उसकी शादी की पहली रात हो और वो अपने पति के लिए सज संवर कर दुल्हन बनी हो। सज धज कर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो वो शर्मा गई। उसके पति ने जब उसे देखा तो उससे पूछ बैठा, कहाँ की तैयारी है? रागनी ने बताया कि आज दफ्तर में ग्रुप फोटो सेशन है, इसलिए सबको तैयार होकर जाना है। रोज की तरह उसका पति उसे बाइक पर ऑफिस छोड़कर अपने काम पर चला गया। रागनी ने अपने पति से कहा कि हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि ग्रुप फोटो के बाद खाने का भी कार्यक्रम है। ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, पर रागनी 9:30 बजे ही पहुंच जाती थी, क्योंकि उसे छोड़ने के बाद उसका पति भी थाने चला जाता था। रागनी ने ख़ास तौर से अपने बॉस मुकेश का कमरा ठीक किया और पिछले 10 दिनों की तमाम फाइलें और रिपोर्ट्स सलीके से सजाकर मुकेश की मेज़ पर रख दी। कुछ देर में ऑफिस के बाकी लोग भी आने शुरू हो गए। सबने रागनी की ड्रेस की खूब तारीफ की और पूछने लगे कि आज कोई ख़ास बात है क्या। रागनी ने कहा कि अभी उसे कुछ भी नहीं मालूम, पर हो सकता है आज का दिन उसके लिए ख़ास बन जाए। किसी को भी रागनी की बात का मतलब समझ नहीं आया था। वो मन ही मन मुस्कुराई। ठीक 10 बजे मुकेश दफ्तर में दाखिल हुआ। सबने उसका स्वागत किया और मुकेश ने सबसे हाथ मिलाया। जब रागनी मुकेश के ऑफिस में उससे अकेले में मिली तो मुकेश ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वो नहीं चाहता था कि दफ्तर में किसी भी कर्मचारी को उनके रिश्ते पर शक हो। रागनी को उसने ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस में ही रुकने को कहा, जिससे उसके दिल की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ गई। किसी तरह शाम के 5 बजे ऑफिस के सभी लोग मुकेश के जाने का इंतज़ार करने लगे। मुकेश बिना वक्त गवाए दफ्तर से घर की ओर निकल पड़ा। उसके जाने के बाद ही बाकी के लोग भी निकल गए। रागनी ये कहकर रुक गई कि उसे एक ज़रूरी काम है, उसके बाद वो ताला लगाकर चली जाएगी। उसने चौकीदार को भी छुट्टी दे दी। जब मैदान पूरा साफ हो गया तो रागनी ने मुकेश को मोबाइल पर खबर दे दी कि ऑफिस के सभी कर्मचारी जा चुके हैं, प्लीज़ अब देर ना करो। करीब आधे घंटे के बाद मुकेश दोबारा ऑफिस आ गया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके ऑफिस की सारी लाइट, पंखे और एसी बंद कर दिए। सिर्फ अंदर के गेस्ट रूम की एक लाइट और एसी चालू रखा और वो रागनी का हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में चला गया। आज मुकेश बहुत खुश था, क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। दोस्तों, कहानी का अगला भाग कल आएगा। आपको यहाँ तक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
दामाद जी, दरवाज़ा बंद कर दो और म्यूज़िक तेज़ कर दो, क्योंकि मैं चिल्लाती बहुत ज़्यादा हूँ। नीलम देवी ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी हुई थी और उस पार्टी में सभी रिश्तेदार और सभी मेहमान आए हुए थे और उसने अपने दामाद मुकेश और अपनी बेटी पूजा को भी उस पार्टी में बुलाया था। शाम के 7 बज चुके थे। बेटी पूजा और दामाद मुकेश भी उस पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी देर रात तक चलती है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो मुकेश की सास नीलम की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होती है तो नीलम अपनी बेटी पूजा को ये कहने लगती है कि ज़रा अपने पति से कह दो मुझे घर तक छोड़ आएगा। इसके बाद मुकेश अपनी सास को लेकर उसके घर पर आता है और घर पर उसको आने के बाद बिस्तर पर लेटा देता है। अब जैसे ही दामाद उसका जाने लगता है तो उसकी सास उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और वहाँ मुकेश भी बहक जाता है। मुकेश की सास कहती है, दामाद जी प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो और लाइट जलती रहने दो, और हाँ म्यूज़िक भी थोड़ा तेज़ कर देना, क्योंकि मैं चिल्लाती बहुत ज़्यादा हूँ। उसके बाद मुकेश दरवाज़ा बंद कर देता है और म्यूज़िक की आवाज़ तेज़ कर देता है और 2 मिनट बाद ही उसकी सास की चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर इलाके से। इस इलाके में एक नीलम नाम की 40 साल की औरत होती है। उसकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम पूजा था। पूजा की मां नीलम पेशे से एक व्यापारी होती है। उसकी एक चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री थी और चूड़ियों को बेचकर काफ़ी मोटा पैसा कमाती है। जैसे ही नीलम की बेटी पूजा 22 साल की होती है तो नीलम को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है और उसकी बेटी जो कि 22 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी और बिजनेस में अपनी माँ के साथ काम करती, और कुछ दिनों बाद उसकी माँ नीलम उसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर देती है। 10 दिन के बाद उसको एक लड़का मुकेश मिल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद मुकेश को घर पर बुलाया जाता है। जैसे ही मुकेश नीलम के घर पर पहुंचता है तो नीलम को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि नीलम दिखने में इतनी खूबसूरत होती है और उसका गोरा बदन देखकर मुकेश उस पर उसी वक्त आशिक हो जाता है। और वैसे भी नीलम आज के समय में अपनी बेटी पूजा से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती थी। उसकी बेटी पूजा उसके सामने इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती थी। अब ये मुकेश जैसे ही उसके घर में जाता है तो नीलम की तरफ एक टुक देखता ही रह जाता है। कुछ समय के बाद जब नीलम मुकेश से कहती है कि तुम दोनों एक अलग कमरे में जाकर बातचीत कर लो, तो कुछ देर गुजरने के बाद मुकेश पूजा को लेकर अलग कमरे में चला जाता है। उसके बाद 5-10 मिनट तक ये दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन मुकेश का मन पूजा की माँ नीलम पर ही आ जाता है और कुछ समय के बाद नीलम अपनी बेटी पूजा की शादी उस मुकेश के साथ करवा देती है। जैसे ही मुकेश और पूजा की शादी होती है तो शादी की पहली रात आती है और जो ये मुकेश होता है वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी पूजा से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद दोनों पति पत्नी सुहागरात की रस्म को अदा करते हैं। दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग शादी के 2 महीने का समय बीत चुका था। जैसे ही शादी को 2 महीने का समय बीता तो पूजा की मां नीलम का एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर नीलम अपनी बेटी पूजा को कहती है कि हमारे घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, तुम दोनों को इस पार्टी में आना पड़ेगा। सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान भी इस पार्टी में आने वाले हैं। अगले ही दिन मुकेश अपनी पत्नी पूजा को लेकर उस पार्टी में चला जाता है। शाम के 7 बजे का समय हो जाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक का भी यूज़ किया जाता है, जिसके कारण मुकेश को भी काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है और पूजा की मां नीलम भी काफ़ी ड्रिंक यूज़ करती है, उसको भी नशा हो जाता है।
रात को जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास पूजा की माँ नीलम पूजा के पास आती है और कहती है कि तुम अपने पति मुकेश को मेरे साथ भेज दो और मुझे कुछ थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लगता है मैंने ड्रिंक को ज़्यादा ही कर ली है, इसलिए मेरा मन ठीक नहीं है और मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम अपने पति मुकेश को भेज दो। मुकेश जैसे ही उसकी बातों को सुनता है तो वो एकदम से फटाफट तैयार हो जाता है और अपनी सास नीलम को छोड़ने के लिए अपनी कार निकालता है। कार में अपनी सास नीलम को बिठा लेता है। अब जैसे ही कार घर की तरफ चलती है तो बीच रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान उसकी सास नीलम उसको कहने लगती है कि आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लेना और सुबह चले जाना, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका है। लेकिन मुकेश अपनी सास नीलम को ये कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के बाद पार्टी में फिर से जाऊंगा और वहाँ से पूजा को लेकर सीधे ही घर निकल जाऊंगा। बात करते करते घर आ जाता है और घर के दरवाजे पर कार रोक दी जाती है। दोनों ही उस कार से उतरकर घर में प्रवेश करते हैं। मुकेश जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है तो ये अपनी सास नीलम को वहाँ बिस्तर पर लेटा देता है और फिर जाने लगता है। तभी उसकी सास नीलम उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। उसके बाद मुकेश तो यही चाहता था कि मेरी सास नीलम मुझे कब मौका दे, और इसके बाद मुकेश नीलम के साथ मिलकर शारीरिक संबंध जोड़ने का प्रयास करने लगता है। आज नीलम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही मुकेश उसके गोरे बदन को देखता है तो एकदम से उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद अपनी सास नीलम के साथ वो सब करना शुरू कर देता है। 2 घंटे के दौरान मुकेश अपनी सास के साथ कम से कम 2 से 3 बार संबंध बना चुका था और उसके बाद उसकी सास भी बड़ी खुश हो जाती है। उसको खुश करने के बाद मुकेश फिर से पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपने घर पर चला जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही 1 हफ्ते का समय बीतता है तो मुकेश अपनी पत्नी पूजा को कहने लगता है कि चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं, तुम्हारी माँ से भी मिल लेंगे। जैसे ही ये बात मुकेश कहता है तो पूजा का माथा ठनकने लगता है और वो कहती है कि तुम हर तीसरे चौथे दिन अपनी सास के घर जाने की जिद क्यों करते हो? अभी 1 हफ्ता पहले ही तो पार्टी में मुलाकात हुई थी मम्मी जी से। लेकिन मुकेश जिद पकड़ लेता है और कहता है कि कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि मुकेश को अपनी सासू माँ की याद सता रही थी। इस तरह से अगला दिन आ जाता है। अगले दिन मुकेश पूजा को लेकर अपनी सास नीलम के घर पर पहुँच जाता है। जैसे ही घर पर पहुँचते हैं तो शाम का वक्त हो जाता है। कुछ समय तक बैठकर तीनों बड़े आराम से टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद जैसे ही रात के 9 बजते हैं तो सभी मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने अलग कमरे में चले जाते हैं। रात को जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास मुकेश अपने बिस्तर से उठकर अपनी सास नीलम के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद अपनी सास के साथ वो वक्त गुजारना शुरू कर देता है। जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है तो अचानक से उसकी पत्नी पूजा के फ़ोन की घंटी बजती है। पूजा जाग जाती है। पूजा देखती है कि उसका पति मुकेश उसके बिस्तर पर नहीं होता। उसने पति मुकेश को देखने के लिए पूजा वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे ही वो अपनी माँ के कमरे के पास जाती है तो ये कुछ आवाज़ सुनती है। उन आवाज़ों को सुनकर खिड़की में से देखने लगती है कि उसकी माँ नीलम और उसका पति मुकेश सारी हदें पार कर चुके थे। दोनों ही मिलकर ताता थैया कर रहे थे। उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पूजा बड़ी हैरान हो जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद पूजा मुकेश पर भी चिल्लाती है और अपनी माँ पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसको रोकती रहती है और नीलम और पूजा दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़े के दौरान ही पूजा की माँ नीलम एक फूलदान उठाती है और अपनी बेटी के सर पर दे मारती है। उसकी बेटी पूजा वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। जब वो दम तोड़ देती है
तो कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं। उनको सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। पड़ोसी जैसे ही देखते हैं कि नीलम ने अपनी बेटी पूजा को मार दिया है तो इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं। 20 मिनट के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस नीलम को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में जैसे महिला कांस्टेबल नीलम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज करती है तो नीलम अपनी सारी घटना को खोल कर रख देती है। इसके बाद नीलम और मुकेश के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद उसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है और जज साहब 2 महीने के बाद ही उन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं। इस तरह से मुकेश का और नीलम का एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। मुकेश और नीलम ने अपने नाजायज़ संबंधों के कारण अपनी ज़िंदगी को खुद अपने ही हाथों बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, आप सभी को सतर्क करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।